नमस्कार। उत्तर की काशी क्लासेज बागेश्वर में आपका फिर से स्वागत है। मैं भुवन जोशी। आज हम नए टॉपिक के साथ नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, भाषा एवं व्याकरण। हिंदी व्याकरण का जो भाग फर्स्ट है उस पर हम चर्चा करेंगे, यानी व्याकरण की आज से शुरुआत की जा रही है। इससे पहले भाषा का परिचय, उसकी विशेषताएं, देवनागरी लिपि, भाषा, उपभाषाएं, बोलियां, उनसे संबंधित विशेषताएं, उनके अंतर्गत आने वाली बोलियां, इन सब पर हमने चर्चा कर दी है। और आज चर्चा होगी व्याकरण पर। तो हिंदी व्याकरण का भाग 1 है आज। तो व्याकरण के परिचय के बारे में जानते हैं कि क्या है व्याकरण, कैसे इसको समझेंगे और हमारे एग्जाम की दृष्टि से ये किस प्रकार महत्वपूर्ण हो सकता है, इस विषय पर आज बात करते हैं। देखिए, आगे चलते हैं, व्याकरण के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली बात क्या है, व्याकरण है क्या। ठीक, तो व्याकरण शब्द को पहले समझना आपके लिए जरूरी है। तो व्याकरण शब्द को यदि आपको समझना है तो आपको क्या करना है, पहला काम आपका क्या होगा, विधन आधन करण। यानी व्याकरण क्या है, विधन आधन करण के योग से बना हुआ है। ठीक है, ये वि आ करण जो व्याकरण है वो विधन आधन करण के योग से बना है। पहली बात स्पष्ट ये रखिएगा, अच्छे से सुनिएगा। व्याकरण क्या है, विधन आधन करण का योग है, ये समझिए। व्याकरण ये है, ठीक है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, भली भांति समझना। समझ में आ रहा होगा, विधन आधन करण के योग से बना है और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है भली भांति समझना। अब भली भांति समझना, क्या समझना भली भांति, हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हिंदी को भली भांति समझना। ठीक है, संस्कृत पढ़ेंगे तो संस्कृत को भली भांति समझना, अंग्रेजी पढ़ेंगे तो अंग्रेजी को भली भांति समझना। तो यहाँ हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो समझिए, विधन आधन करण का योग है व्याकरण और उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है व्याकरण का वो होता क्या है, भली भांति समझना। और इसकी परिभाषा में अगर मैं इसको बांटना चाहूँ तो परिभाषा में बांटने से पहले आप एक चीज़ समझिए कि व्याकरण एक क्या है, किताब है, पुस्तक है, एक विधा है, एक रचना है, एक कृति है, एक ग्रंथ है। कुछ भी कहिए आप, ये एक ही बात है। ये व्याकरण एक पुस्तक है बोलिए, या बोलिए व्याकरण एक विधा है, या बोलिए व्याकरण एक रचना है, या बोलिए व्याकरण एक कृति है, या बोल सकते हो कि व्याकरण एक ग्रंथ है। ये कुछ शब्द थे। अब अगर यदि मैं बात करूं कि व्याकरण है ये हमें 3 बातों का ज्ञान कराएगी। सबसे बड़ी चीज़ आ रही है आपके सामने, व्याकरण हमें 3 बातों का ज्ञान कराती है। कितनी बातों का, 3। कौन कौन से, एक तो कराती है शुद्ध उच्चारण, दूसरा शुद्ध लेखन, तीसरा शुद्ध प्रयोग। व्याकरण हमें 3 चीज़ों का ज्ञान कराएगी। पहली कराएगी शुद्ध उच्चारण का ज्ञान, शुद्ध लेखन का ज्ञान और फिर शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराती। अगर यदि इसको आप परिभाषा में बांटना चाहो तो ये क्या बन जाएगा कि व्याकरण वह ग्रंथ है जो जो हमें किसी भाषा के उच्चारण, लेखन और प्रयोग का ज्ञान कराती है। कैसा, शुद्ध है। ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनिएगा, व्याकरण वह ग्रंथ है, या आप कह सकते हो कि व्याकरण वह रचना है, या आप कह सकते हो व्याकरण वह कृति है, या कह सकते हो व्याकरण वह पुस्तक है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराती है। वो है व्याकरण। व्याकरण शब्द की व्याख्या ही पहले आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। तो व्याकरण का क्या है, विधन आधन करण का योग है। इसका शाब्दिक अर्थ हो गया भली भांति समझना। अगर परिभाषा के रूप में लूँ तो कुछ शब्द हमारे पास आते हैं, पुस्तक है, विधा है, रचना है, कृति है, ग्रंथ है। क्योंकि ये हमें कराती क्या है, 3 बातों का ज्ञान। एक तो हमें शुद्ध उच्चारण करती है, किसका, भाषा का शुद्ध उच्चारण कराना सिखाती है, भाषा का शुद्ध लेखन करना सिखाती है और भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाती है। ये व्याकरण की एक परिभाषा हो गई। अब आगे बात करते हैं इसमें कि हम इसको किस तरीके से आगे को पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ देखिए, व्याकरण है, व्याकरण को समझने के लिए सबसे बड़ी बात है कि व्याकरण को यदि हमें समझना है तो उसको हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। तो व्याकरण को यदि समझना है तो उसको 3 भागों में बांट कर रखा जाता है। ठीक है, हमने क्या, विद्वानों ने बांटा हुआ है। तो पहली चीज़ देखिए क्या क्या है, वर्ण विचार। ध्यान दीजिएगा, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। यानी यदि व्याकरण को समझना है तो व्याकरण को समझने के लिए सबसे पहले वर्ण, फिर आएगा शब्द,
फिर आएगा वाक्य। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे छोटा वर्ण, उससे थोड़ा थोड़ा बड़ा शब्द, फिर उससे बड़ा हमारा वाक्य होता है। तो व्याकरण को समझने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है, या व्याकरण को समझना है तो इसको 3 भागों में बांटा गया है व्याकरण को समझने के लिए: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। हम सबसे पहले वर्ण विचार पर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले चलेगा वर्ण विचार। वर्ण विचार को ढंग से समझने के बाद शब्द विचार, शब्द विचार को ढंग से समझने के बाद वाक्य विचार। जिसने ये तीनों अच्छे से समझ लिया उसको व्याकरण का अच्छा सा ज्ञान हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या होने वाला है देखिएगा। व्याकरण के बारे में यदि जानते, तो वर्ण विचार पहली चीज आ गई आपके सामने, ठीक है। वर्ण विचार होता क्या है? वर्ण विचार, इसको अच्छे से समझना है। तो इसको यदि हमें समझना है तो पहली बात समझिए कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। ये सीधा सीधा पहला प्रश्न यहीं से आने शुरू हो गया आपके कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है तो आ जाएंगे 3: वर्ण, शब्द और वाक्य। या व्याकरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है, व्याकरण के कितने भेद होते हैं। इस तरीके से किसी भी तरीके से, या कह भी सकता है कि निम्न में से कौन व्याकरण का अंग है, या निम्न में से कौन व्याकरण का अंग नहीं है। इस तरीके से प्रश्न आता है। जब भी ऐसा आता है तो आपको सिर्फ याद रखना है, यस, व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण, शब्द और वाक्य, ठीक है। दूसरी चीज देखिए आगे क्या है। वर्ण क्या है? आप यहाँ पर समझना, आप अच्छे से समझना, समझते हुए शुरू चलेगा। जो वर्ण है वो एक प्रकार की क्या है? ध्वनि है। वर्ण जो है वो एक प्रकार की ध्वनि है। और ये ध्वनि क्या है? भाषा की मौखिक इकाई। भाषा की मौखिक इकाई क्या हो गई? ध्वनि, ठीक है। और वही ध्वनि क्या है? वर्ण है। अब अगर हम इसको सही रूप में बांटना चाहें, सही दृष्टि से यदि इसको लेना चाहो तो क्या आएगा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई का, मौखिक इकाई जो है ध्वनि है, उस ध्वनि का लिखित स्वरूप वर्ण कहलाता है। अगर वर्ण की परिभाषा में इसको आप बांधना चाहो, अगर कोई कहता है कि वर्ण किसे कहते हैं, तब आप कह सकते हो कि वर्ण ध्वनि है। और ध्वनि जो होती है वो भाषा की मौखिक इकाई होती है। और इसको परिभाषा में अगर बांटना चाहो तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो ध्वनि है, उसी ध्वनि का लिखित स्वरूप वर्ण कहलाता है। जैसे मैंने कहा अ, तो अ मुंह से कह दिया तो ये क्या बनी? ध्वनि। इस ध्वनि को अ को मैंने यदि लिख भी दिया तो यह जो अ लिख दिया ये बन गया वर्ण। तो लिखित स्वरूप ही वर्ण कहलाया जाएगा। इस बात का जरा आप ध्यान रखिएगा। और देखिए अब प्रश्न किस तरीके से आपसे इसमें बनते हैं। बताइए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाती है, तो मौखिक शब्द सिर्फ प्रयोग किया गया है इसमें। तो जब मौखिक शब्द प्रश्न में प्रयोग होता है, आंसर हमेशा ध्वनि होगा। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो है वो है आपकी ध्वनि, ठीक। आगे देखिए और क्या है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। अब लिखित शब्द इसमें इनसे मेंशन कर दिया। यही बात ध्यान देनी होती है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक शब्द अगर मेंशन था तो ध्वनि था, क्योंकि ध्वनि मौखिक होती है। और यदि उसने उसी प्रश्न को दिया लेकिन एक शब्द अलग कर दिया, लिखित, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना होता है, तब हमारा आंसर क्या होगा? वर्ण होगा, ठीक है। तो वर्ण क्या है हमने अभी बताया। तो वर्ण इस तरीके से आपको ध्यान देना। और आगे इस तरीके क्या बनते हैं कि अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। कैसे? जरा समझिए। मैंने अ लिखा, इस अ का अपना कोई अर्थ नहीं है। अ का अपना कोई अर्थ नहीं है, क का अपना कोई अर्थ नहीं है। जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं तब वो शब्दों का निर्माण करते हैं, और उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होगा। जैसे मैंने कहा क लिखा, एक वर्ण है। फिर म लिखा, यह भी वर्ण है। फिर ल लिखा, फिर यह भी वर्ण। अगर तीनों को जोड़ दिया तो ये बन गया कमल, और जिससे हमें एक शब्द का ज्ञान हो रहा है, अर्थ निकल रहा है इसका। या तो ये कोई फूल हो सकता है, या फिर किसी व्यक्ति का यह नाम हो सकता है। इस तरीके से आपको समझना है कि अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई आएगा तो शब्द, ठीक है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई जो क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण। इस बात का जरा आपको ध्यान रखना है, ठीक। अच्छे से समझिए, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है। या फिर भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो अब आप क्या दोगे? देखिए वर्ण का कोई अपना अर्थ नहीं था, इस चीज़ को अच्छे से समझिए। वर्ण का कोई अर्थ नहीं था, उन वर्णों को मिलाया तो शब्द बना, उसका कोई अर्थ निकला। अब उसका कोई भाव, कमल कोई भाव। अब दो या दो से अधिक शब्द मिलने से वाक्य का निर्माण करते हैं जिसका कोई भाव होगा। हमने कहा कमल बहुत अच्छा लड़का है,
भाव भी अच्छा आया। कमल बहुत गंदा लड़का है, तो भाव भी गंदा, ये है भाव। तो भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी जो इकाई है वो है आपका वाक्य। इन चीज़ों को ध्यान देना, ये बहुत अच्छी चीज़ें आपको दी जा रही हैं, पूरे डिटेल में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। एक भी चीज़ हम नहीं छोड़ेंगे, इसमें डिटेल से पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना है। तो फिर आप देखिए, अगर एक चीज़ हो जाती कि भाषा का सबसे बड़ा अंग, तो भाषा का सबसे छोटा अंग था वर्ण, उससे ज़रा बड़ा बड़ा था शब्द, उससे बड़ा था वाक्य। तो सबसे बड़ा की बात जब आती है तो सबसे बड़ा हमेशा हमेशा क्या होगा, वाक्य होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम, क्या देखिए, अब पढ़ जाएगा वर्ण, ठीक है। वर्ण को हमने देखा कि वर्ण क्या था, कि ध्वनि थी, भाषा की मौखिक इकाई थी, ठीक है। उस मौखिक इकाई का भी लिखित स्वरूप जो था वो था वर्ण। फिर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, फिर यदि अर्थ के आधार पर करो, या फिर भाव या भावार्थ के आधार पर करो, या फिर सबसे बड़े अंक की बात करो, ये बात हमने की। अब हम पढ़ने वाले हैं वर्ण, और वर्ण में क्या पढ़ेंगे, स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है आपका स्वर और एक होता है व्यंजन। तो हम पहले जाएंगे स्वरों को अच्छे से समझेंगे। स्वरों को एक बार में पढ़ना है आपको। भविष्य में आप आगामी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो एक ही बार व्याकरण आपको पढ़ना है और बार बार उसका रिविजन करना है। ऐसी कोशिश मैं कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी चीज़ें मिल सकें। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन, ठीक है। अब देखिएगा, स्वर हैं क्या, वे वर्ण जिसे बोलते समय, वे वर्ण जिसे बोलते समय क्या होता है, वे वर्ण जिसे बोलते समय सुनते क्या, अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ठीक है। अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो कहलाते हैं स्वर, यानी वो स्वतंत्र होते हैं। स्वर हमेशा क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इस बात को जरा याद रखिएगा, वो किसी के अधीन नहीं होते हैं, ठीक है। उसके अधीन होगा तो व्यंजन होगा, ठीक है। स्वर हमेशा क्या हैं, स्वतंत्र हैं। वे वर्ण, जैसे आपने अ किसी की सहायता नहीं ली, आ किसी की सहायता नहीं ली, ई किसी की सहायता नहीं ली, ये बड़ा ई किसी की सहायता नहीं ली, ऊ, ये स्वर हैं, ये स्वतंत्र हैं। जब ये बोले जाएंगे तो इनमें हमको किसी अन्य की सहायता नहीं चाहिए, यानी ये हैं स्वतंत्र। और जो व्यंजन है वो है परतंत्र, दूसरे के अधीन। यानी अगर मैं कहूँ कि वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, स्वतंत्र क्यों नहीं, क्योंकि इनमें स्वर की जरूरत हमें पड़ती है, बल्कि स्वरों की सहायता ली जाती है, इसलिए इनको परतंत्र कहा जाता है, ठीक है। परतंत्र मतलब पर माने दूसरे तंत्र के अधीन, यानी दूसरे के अधीन, गुलाम हैं ये स्वरों के, बिना स्वरों की सहायता से इनको बोला ही नहीं जाएगा। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, इस पर मैंने बात आपसे कर ली है। और अब बात आएगी स्वर की। आप स्वर क्या, स्टेप वाइज पढ़े, बिल्कुल सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते रहिए, मजा आएगा आपको पढ़ने में। स्वर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, स्वरों से संख्यात्मक प्रश्न आपसे बनते हैं। स्वर क्या होते हैं हमने बात कर दी। अब इससे जो संख्यात्मक प्रश्न आपसे बनाएगा वो कहेगा कि स्वरों की संख्या कितनी। तो हिंदी व्याकरण में स्वरों की संख्या 11 है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। सीधे सीधे स्वरों की संख्या अगर डायरेक्ट प्रश्न आता है तो आपका आंसर हमेशा हमेशा 11 होगा, ठीक है। और आता है मूल भाषा के स्वर कितने हैं, तो 13। मूल भाषा में अंक और ह आ जाते हैं मूल भाषा में, ठीक है। और हिंदी में स्वर कौन कौन से हैं, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। स्वरों की कुल संख्या कितनी, 11, और मूल भाषा में कितने हैं, 13। अंक और ह मूल भाषा के, मूल भाषा आप समझ गए होंगे, मूल भाषा शब्द संस्कृत से लिया जाता है, ठीक है। तो हिंदी में स्वर कौन है, अ है, आ है, ई है, ऊ है, ऊ, री, ऐ ओ और औ, ठीक है। इस बात को आप जरा ध्यान दीजिए, ये क्या है, आपके हिंदी में स्वर हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिएगा, एक ये री को मैं गोला कर दिया, और इन चारों को भी हमने क्या कर दिया है, गोला कर दिया है। री को गोला क्यों किया, क्योंकि री का एक जो बड़ा रूप है वो इस तरीके से बड़ा होता है। तो वो जो री का बड़ा रूप है वो दीर्घ री है, जो मूल भाषा में प्रयोग होती है संस्कृत में, हिंदी में उसका प्रयोग नहीं होता है। री एक शब्द आपने देखा होगा, यह भी मूल भाषा का है, यह भी हिंदी में प्रयोग नहीं होता। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अगर वो बात है कि मूल भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, तो संस्कृत में उतर जाओगे और संख्या भी हो जाएगी आपकी 13, ठीक है। और अंक और अह, एक चीज आपको ध्यान रखिए, अंक अह आप छूट, अंक अह क्या है, अयोगवाह ध्वनियां हैं। अंक और अह हैं अयोगवाह ध्वनियां, यानी ये अ के योग
के बिना ही ये क्या होते हैं, वे वर्ण जो जुड़कर वहन होते हैं, जुड़कर वहन यानी ये हमेशा स्वरों के साथ ही जुड़े रहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग हमेशा स्वरों के साथ जुड़े रहते हैं, व्यंजनों के साथ कभी भी नहीं जुड़ते। ये बात जब हम संधियाँ आपको पढ़ाएंगे वहाँ इस चीज़ को अच्छे से आपको समझाएंगे। फिलहाल स्वर और व्यंजन को अच्छे से समझने की कोशिश करना। जिसने स्वरों को अच्छे से समझ लिया, व्यंजनों को अच्छे से समझ लिया, सही, और वो व्याकरण बिल्कुल सरल तरीके से समझने लगेगा। संधि, समास, अलंकार और आपके रस, इन चीज़ों को, छंद, ये बड़े अच्छे तरीके से आपको, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको मज़ा आने लगेगा। ठीक है, तो आगे देखिए, जो अयोगवाह ध्वनियाँ हैं ये क्या होती हैं, अ के, देखिए वे ध्वनियाँ जो न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन है, मतलब स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले बीच में इनका प्रयोग होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। माना स्वर अ आ ये लिखा, फिर यहाँ से क, इस बीच में इनका प्रयोग होता है। मतलब बीच में प्रयोग होने का मतलब क्या हुआ, ये हमेशा स्वरों के साथ ही रहेंगे, व्यंजनों से इनकी कोई भी रिश्तेदारी नहीं है, इनकी रिश्तेदारी सिर्फ है स्वरों से, इस बात का ध्यान देना। और अयोगवाह कहा किसने, ये प्रश्न आपको बनता है, तो यह आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी ने अंक और अहो को अयोगवाह नाम दिया। इस बात को आपको याद रखना है कि अयोगवाह नाम इसमें किसने दिया। ठीक, समझ पा रहे होंगे। तो स्वर के स्वरों की कुल संख्या थी आपके पास 11, और उस 11 में मूल स्वर थे 13, और हिंदी में स्वर है मात्र 11, और अंक और अह जो है वो है अयोगवाह ध्वनियाँ। यानी अयोगवाह मतलब क्या होता है, अ के योग से वो वहन होते हैं, यानी हमेशा स्वरों के साथ रहते हैं, वे वर्ण जो जुड़कर वहन होते हैं। अ धन योग धन वाह, अ योग धन वाह। ठीक है, तो ये अयोगवाह जो नाम दिया है, वो नाम दिया है आपका किसने, उस बात को याद रखना। तो वो नाम दिया है आपका आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी ने। ठीक है, तो स्वरों के संबंध में ये है। आगे देखिएगा, पूरा स्वर को एक ही बार अच्छे से पढ़ लेना है। अब बात करते हैं हम आपसे स्वरों के प्रकार। इसी दृष्टि से, इसी तरीके से आपको अपने कॉपियों में भी लिखना है, और अपने साथ हमेशा एक कॉपी पेन को रखिए, और लिखते, जिस समय उच्चारण हो रहा है, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, तो उस समय लिखते भी जाइए। और इसको एक या एक से अधिक बार आप अगर सुनोगे तब भी आपके ज्ञान में स्थायित्व पैदा होगा। चलिए स्वरों के प्रकार के बारे में जानते हैं कि स्वर कितनी प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहली बात आती है कि स्वरों को हम विभिन्न प्रकार से हमने डिवाइड किया है। तो पहला प्रकार है इसका मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, यानी मात्रा या उच्चारण के आधार पर, या कह सकते हो मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं वो जानते हैं। देखिए 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे, पहला होगा ह्रस्व स्वर, ठीक है, और दूसरा होगा आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा होगा आपका प्लुत स्वर। अब इसको एक बार समझ लेते हैं। ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर भी कहते हैं, छोटा स्वर भी कहते हैं, ये इसी के समानार्थी शब्द हैं। एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। पहली बात कर लेना कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न आता है, तो आप कहोगे 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं उस पर बात करते हैं। तो ह्रस्व स्वर का एक नाम है लघु स्वर, एक नाम है छोटा स्वर, एक नाम है एक मात्रिक स्वर, और एक है मूल स्वर। ठीक है, और जो दीर्घ स्वर है उसका एक नाम है गुरु। तो लघु का विलोम गुरु होता है, ये जरा ध्यान देना, विलोम शब्द भी आपको ध्यान देने को। छोटा का विलोम बड़ा, एक मात्रिक का द्विमात्रिक, ठीक है, ये जरा ध्यान देना। और दीर्घ संधि के लिए दीर्घ स्वर में आता है कि इनको संधि स्वर भी कहा जाता है। ये प्रश्न एक बार उत्तराखंड समूह में पूछ लिया गया था, और बहुत जगह ये पूछा जाता है कि निम्न में से किसे संधि स्वर के नाम से जाना जाता है, तब आप कहोगे कि संधि स्वर के नाम से दीर्घ स्वर को जाना जाता है। या कहता है कि निम्न में से मूल स्वर के नाम से जाना जाता है, तो ह्रस्व स्वर, छोटा स्वर के नाम से ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर के नाम से ह्रस्व स्वर, और बड़ा द्विमात्रिक की जब भी बात होगी तो द्विमात्रिक मतलब 2 मात्राएं। जैसे अ आपने लिखा एक मात्रा, अ में एक मात्रा और डाल दी तो द्विमात्रिक हो गया। ई था सिंगल था, इसमें बड़ी ई डाली तो द्विमात्रिक हो गई। तो 2 मात्रा हो जाने के कारण इनको द्विमात्रिक कहते हैं, और ये दीर्घ स्वर है। और तीसरा आता है प्लुत स्वर। ठीक है, देखिएगा प्लुत स्वर होता क्या, ठीक है, तो प्लुत स्वर जानने से पहले ह्रस्व को अच्छे से पहले समझ लो, हम प्लुत को फिर समझेंगे। तो ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं हमारे, अ, ई, उ और री, और इनकी कुल संख्या होती है 4। अगर संख्यात्मक दृष्टि से प्रश्न पूछता है तो 4 आंसर दोगे।
अगर कहता कि ह्रस्व स्वरों की कुल संख्या, संख्यात्मक दृष्टि से वो प्रश्न पूछते हैं, और कौन है, अ है, ई है, ऊ है और री है, इनकी पहचान आप करिए, यहाँ से प्रश्न बनता है। कहता है कि निम्न में से कौन मूल स्वर नहीं है, या निम्न में से कौन ह्रस्व स्वर है, या निम्न में से कौन एकमात्रिक स्वर है। इस तरीके के प्रश्न हम आज बाद में आपको देंगे। आप फिलहाल समझे रखिए कि मूल स्वर कितने होते हैं और हैं कौन कौन से ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। कुल संख्या थी आपकी कितनी, 11। 11 में से 4 तो आ गए आपके ह्रस्व में, अब बचे कितने, 7। तो 7 सभी 7 स्वर क्या होंगे, दीर्घ होंगे। और जिसमें आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इनकी कुल संख्या संख्यात्मक दृष्टि से 7, और हैं कि कौन कौन से, ये 7 और 4 दोनों मिलाओगे तो इनकी संख्या हो जाएगी 11, जो कि हिंदी में स्वरों की कुल संख्या है। और अब बात करते हैं, देखिए कि संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, उसी के साथ होता है, ध्यान दिया होगा, ए, ऐ, ओ और औ, ये संयुक्त होते हैं क्योंकि ये दो स्वरों के मिलने से बने होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कौन कौन से बने हैं। पहला आया ए, जो ए है वो अ और ई को मिल करके बनाया होता है, ये जरा ध्यान देना, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। ऐ जो है वो अ धन बड़ी ई को मिला करके बना होता है, और ओ जो है वो ऊ धन अ धन ऊ को बना करके होता है, और जो औ है वो अ धन बड़ा ऊ ये होता है। देखो अ, ये अ धन ई बराबर बनता है ए, क्या है, ए, ठीक है। और अ धन बड़ी ई बराबर, अब बड़ी ई में मात्रा है तो यहाँ भी मात्रा चली जाती है, याद जरा ध्यान दें। यहाँ ऊ में कोई मात्रा नहीं है तो ओ में भी एक मात्रा है, और ऊ में बड़ी ऊ है तो यहाँ पर भी 2 मात्राएं आपकी जाएंगी। इस तरीके से संयुक्त स्वरों की संख्या कुल होती है 4। संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 4। कौन कौन से होते हैं वह भी आप बता सकते हो, और वो किन किन से मिलकर बने होते हैं वह भी आप बता देंगे, किन दोनों के मिलने से ये बने होते हैं। तीसरा था प्लुत स्वर, उसके बारे में जान लीजिए। यदि किसी स्वर को लंबे समय तक बोला जाता है तो उसको प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का ही एक नाम क्या है, त्रिमात्रिक स्वर। एक मात्रिक, मूल, द्विमात्रिक, दीर्घ, त्रिमात्रिक, प्लुत स्वर। त्रिमात्रिक में जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप ओम लिखते हो और इसके बीच में आप ये 3 वाला, ये वाला 3 प्रयोग करते हो, ओम लिखा तो ये बन गया, यानी इसमें इस तरीके तिगुना समय लगता है, इसलिए इसको त्रिमात्रिक कहते हैं। और इनकी जो कुल संख्या है, इनकी प्लुत स्वरों की कुल संख्या होती है 8। एक तो होता है अ के साथ सभी दीर्घ ध्वनियाँ आती हैं, यानी अ प्लस 7 के साथ दीर्घ जो स्वर हैं वह भी इसमें आते हैं, इसलिए प्लुत स्वरों की संख्या होती है 8। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। अब दूसरा प्रकार था, पहला प्रकार क्या था, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये हैं क्या, ये मैंने आपको बता दिया। ये होते कितने हैं यह भी आपको बता दी गई है। अब बात करते हैं प्लुत स्वर भी हमने बता दिया। अब दूसरा प्रकार है स्वरों का ओष्ठ की आकृति के आधार पर, यानी ओष्ठ की आकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान देना। दूसरे में ओष्ठ की आकृति के आधार पर 2, कौन कौन से 2 हैं ये भी जरा जान लीजिए। वृत्तमुखी, एक है वृत्ताकार या वृत्तमुखी, 2 नाम है इसके। ओष्ठ माने आपके होंठ, ठीक है। आपके होंठ, जब आप अ, आ, ई, ऊ बोलते हो तो होंठ भी उस तरीके की गोलाई लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो कुछ ज़्यादा ही करते हैं। तो क्या है, वृत्ताकार ओष्ठ की आकृति, यानी आपके होंठ की आकृति के आधार पर ही भी स्वरों को बांटा गया। जैसे पहले की हम बात करें वृत्ताकार की, तो वृत्ताकार या वृत्तमुखी मतलब क्या हुआ कि इसमें जब आप बोलोगे मुंह से तो मुंह का जो ओष्ठ की आकृति होगी वो गोल हो जाती है। ऊ अगर आप उच्चारण करो तो मुंह जरा गोल होता है, बड़ा ऊ। और उसके साथ ओ और औ। अब ऊ के साथ ओ और औ क्यों रखा, क्योंकि ऊ और ऊ के मिलने से ही ओ और औ बनते हैं। अभी आपने देखा होगा कि ऊ धन, सॉरी, अ धन ऊ बराबर क्या बना था, ओ, ठीक है। वैसे अ धन बड़ा ऊ बराबर बना था औ। तो इसलिए ये है वृत्तमुखी। वृत्तमुखी की संख्या होती है 4, ऊ, ओ और औ। अब कितने बचे, जो बचे आपके वो चले जाएंगे किसमें, अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार, दोनों एक ही बात है। या तो वृत्ताकार वो कहता है या अवृत्ताकार कहते हैं, वृत्तमुखी कहते हैं, अवृत्तमुखी कहता है। तो उनकी संख्या हो जाएगी 4 यहाँ आ गए, तो आपके बचे 7। 7 चले जाएंगे आपके अवृत्तमुखी। ये वैसे वर्ण होंगे जिनको बोलते समय हमारे होंठ गोलाई नहीं लेते। अ, आ, ई, री, ए, ऐ, इनको बोलने में आपके जो ओष्ठ की आकृति है वो बिल्कुल सामान्य बनी रहती है, इसलिए इनको अवृत्तमुखी कहा जाता है। अमान्य नहीं, वृत्त के आकार का जो है। एक आपने देखा होगा इस तरीके के जो चंद्र बिंदु वाले शब्द आते हैं आ के ऊपर, ठीक है,
चंद्र बिंदु होता भी है, नहीं भी होता। जैसे आ लिखा आपने, उसके ऊपर खाली इस तरीके का भी होगा। तो ऐसे जो वर्ण होते हैं इनको कहते हैं आगत स्वर। ध्यान दीजिएगा, आगत स्वर कहते हैं, विदेशी स्वर भी इनको कहा जाता है, मेहमान स्वर भी इनको कहा जाता है, और गृहीत स्वर भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आता है कि निम्न में से कौन आगत स्वर है। तब आपको क्या देना है, जिसके ऊपर इस तरीके का चिन्ह बना होगा, या तो चंद्र बिंदु लगा होगा या इस तरीके का बना होगा, इनको विदेशी स्वर कहते हैं। तो इससे आपको सरलता क्या होगी, जब बाद में आप जैसे अरबी शब्द, फारसी शब्द, अंग्रेजी शब्द छांटने को मिलेंगे कि निम्न में से कौन अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, या निम्न में से कौन फारसी भाषा से लिया गया है, निम्न में से कौन अरबी से है, इस तरीके से आते हैं, तब आप पहचान लोगे। जैसे आपने देखा होगा, लिखा मिलता है कॉलेज, का के ऊपर ऐसे लगता है कॉलेज, तो कॉलेज शब्द अंग्रेजी भाषा का है, ठीक है। जैसे आप लिखा होगा डॉक्टर, डॉक्टर के ऊपर ऐसे लगा होता है, ये सारे क्या होते हैं, अंग्रेजी भाषा होते हैं। इन्हीं को विदेशी स्वर भी कहते हैं। मेहमान हमारे वहाँ आए हैं ये लोग, और हमने इनको ग्रहण किया है, इसलिए ये ग्रहित, मेहमान, विदेशी और आगत के नाम से जाने जाते हैं। ये बात जरा आप ध्यान में रखिएगा। और आगत स्वर सदैव वृत्ताकार होता है, ये सबसे बड़ी बात है कि आगत स्वर हमेशा क्या होते हैं, वृत्ताकार। आप मुंह से कहिए तो आपका मुंह क्या की आकृति बढ़े। आ जब वो वाला एक आ ऊपर भी है जो कि अवृत्ताकार में है, जबकि आ जब आप प्रयोग करोगे चंद्र बिंदु के साथ, तो तब आपके मुंह की आकृति गोलाई ले लेते हैं। तो इसका मतलब आगत स्वर सदैव सदैव वृत्ताकार ही होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रकार है जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। जीभ मतलब माना आपका ये जीभ है, या आपकी जीभ हो गई, इसकी क्रिया, कुछ शब्दों को बोलने में ये वाला हिस्सा हिलता है, कुछ को बोलने में ये हिलता है, और कुछ को बोलने में ये हिलता है। मतलब ये जीभ आपके मुंह के विभिन्न भागों को टच करती है। तब यह जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं, 3 प्रकार के। ये जरी बात, अब 3 कौन कौन से होते हैं ये जरा ध्यान देते हैं। पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, और तीसरा हो गया पश्च स्वर। अग्र क्या होता है, मध्य क्या होता है, पश्च क्या होता है। मतलब समझिए कि जीभ के माना ये जीभ है, इसमें जब ये वाला भाग क्रियाशील रहेगा, एक्टिव रहेगा, तो अग्र स्वर है। अग्र स्वर में आपके आते हैं ई, बड़ी ई, ए, ऐ। ई के ही संयोग से ए और ऐ बने हैं, और साथ में री को भी ले लेते हैं। और मध्य स्वर आपका है ओ, एकमात्र मध्य स्वर क्या है, ओ। और पश्च स्वर जो आपका आता है वह है आ। पश्च स्वर में आपका आता आ, उ, ओ और औ, ये आपके पश्च स्वर का हिस्सा हैं, इसलिए ये आते हैं आपके पश्च स्वर में। अब इसको अगर आप अच्छे से यदि आपको लिखना है, ध्यान दीजिए कैसे करोगे। पहले मध्य स्वर को लिख लेना है ओ, फिर ई ऊपर लिखा, उ नीचे लिखा, ए ऐ ऊपर लिखा, ओ औ नीचे लिखा, फिर बचता आ नीचे, री ऊपर। इस तरीके से आप जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर इसको बांट सकते हैं। इस तरीके का प्रयोग आप करेंगे। अब चौथा प्रकार हमारा है तालु की स्थिति के आधार पर। तो तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों की हमारे यहाँ संख्या कितनी है, 4। तो तालु की स्थिति के आधार पर हमारे यहाँ 4 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन से हमारे 4 प्रकार के होंगे, इस बात को हम जरा ध्यान रखेंगे। पहला आता है समृद्ध स्वर, दूसरा आता है आपका अर्ध समृद्ध स्वर, तीसरा आता है आपका विवृत स्वर, और चौथा आता है अर्ध विवृत स्वर। अब इनको अच्छे से समझने की कोशिश की जाएगी कि समृद्ध स्वर क्या होते हैं। तो समृद्ध स्वरों को का एक अन्य नाम है बंद स्वर। समृद्ध स्वरों को एक अन्य नाम क्या है, बंद स्वर भी कहते हैं। बंद मतलब क्योंकि जब इसको बोलेंगे तो तालु बंद रहता है। ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ और री, ये आपके समृद्ध स्वर हैं। अर्ध समृद्ध में आता है ए और ओ, और जो विवृत है इसका एक अन्य नाम है खुला स्वर, आ कभी भी तो मुंह हमेशा खुलेगा, मुंह बंद करके आप आ कह ही नहीं सकते हैं, यह कहलाता आपका खुला स्वर। और अर्ध विवृत स्वर जो है, अर्ध विवृत मतलब आधा खुला हुआ, तो ये कहलाता ओ, ऐ व ओ, ये आपके अर्ध विवृत स्वरों के अंतर्गत आते हैं। तो तालु की स्थिति के आधार पर 4 प्रकार के थे, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत और अर्ध विवृत। ये कौन कौन से होते हैं ये जानते, ये ध्यान रखना कि समृद्ध का एक नाम बंद स्वर भी है, और विवृत का एक नाम खुला स्वर भी है, ये बात आपको याद रखनी है। और जो अब अगला प्रकार आपका आने वाला है, और अंतिम प्रकार जो आपका 5वां, अनुनासिकता के आधार पर। ये होते हैं अनुनासिकता के आधार पर 2 प्रकार के। तो अनुनासिकता के आधार पर 2 प्रकार कौन कौन से हैं, ध्यान से। पहला है निरनुनासिक, और वो कौन होते हैं निरनुनासिक, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह से निकलती है।
अब हवा मुंह से निकलेगी सिर्फ, जैसे अ आ ई आप डायरेक्ट बोलते हो तो आपके मुंह से हवा निकलती है। और जो होते हैं अनुनासिक, जिन स्वरों के उच्चारण में, ये ध्यान देना, हवा मुंह से भी निकलेगी और नाक से भी निकलेगी, यानी मुंह और नाक से जब दोनों से हवा निकलती है तो उनको कहते हैं अनुनासिक स्वर। ठीक। और आगे देखिए, जैसे अनुनासिक कब बनता है, जब भी किसी वर्ण के ऊपर आप चंद्र बिंदु लगा दोगे या अंक की मात्रा लगा दोगे तो हमेशा क्या बनेगा, अनुनासिक स्वर बन जाएगा। जिस वर्ण को बोलते समय, जिस वर्ण के उच्चारण को करते समय आपके मुंह से और नाक से दोनों से हवा आती है तब वह अनुनासिक स्वर कहलाता है, उसको कहते हैं अनुनासिक स्वर। इस तरीके ये था आपके स्वरों के प्रकार। आप सबसे बड़ी बात है कि यदि किसी स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाए तो वह हमेशा क्या बन जाता है, अनुनासिक स्वर बन जाता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है और सबसे बड़ी बात है अनुनासिक को पहचानने की। और अनुनासिक जो है वो हमेशा हमेशा तत्सम शब्द का प्रयोग होते हैं। तत्सम यानी तत्सम और तद्भव भी आपको पहचानने को मिलेगा, तत्सम रूप होता है हमेशा उसका। एक अंतिम बात है कि स्वरों के अंतिम पड़ाव के कुछ सजातीय स्वर होते हैं और कुछ विजातीय स्वर होते हैं। तो सजातीय स्वर क्या होते हैं, अ आ ई उ, ये सभी एक जैसे, अ और आ एक जैसे दिख रहे हैं, ई और ई एक जैसे दिखते हैं, उ और उ एक जैसे दिखते हैं, इसलिए सजाती हैं। इनके अलावा जितने भी छूट गए वो सारे के सारे आपके विजातीय स्वर कहलाते हैं और उनको विजातीय स्वर के नाम से जाना जाता है। ये था आपका हिंदी का व्याकरण का भाग 1। और आज भाग एक आपका कंप्लीट हुआ। भाग 1 में सिर्फ हमने स्वरों को जानने की कोशिश की। अभी इनके उच्चारण स्थान हम नहीं बता रहे हैं, उच्चारण स्थान इनके हम स्वरों के और व्यंजनों के एक साथ एक ट्रिक से आपको इस तरीके से समझाया जाएगा ताकि आपको एक ही बार में इनके उच्चारण स्थान याद हो जाएंगे। तो आज आपके लिए था ये स्वर और स्वरों के प्रकार, क्या स्वर होते हैं, व्याकरण क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, कितने प्रकार के व्याकरण हैं, सबसे छोटी इकाई, सबसे बड़ी इकाई, इस तरीके का हमने जाना अर्थ के आधार पर, भाव के आधार पर। और स्वर क्या है, वो कितने प्रकार के हैं, उनके अंदर कौन कौन से आते हैं, इस चीज़ को जाना। और आज के लिए बस इतना ही। और आगे के लिए आप देखिए हमारे यहाँ ये सब सारे कोर्स, इस तरीके से कोर्स हमारे यहाँ कराए जाते हैं और आप बिल्कुल अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। गॉड ब्लेस यू ऑल।